चीन अपने क्षेत्र का विस्तार करना चाहता है और वो प्रशांत में जा रहा है, एक समझौते के साथ जिससे यह छोटे द्वीप राष्ट्रों पर कब्जा कर रहा है। आपका स्वागत है। मैं मैट गनाइजदा हूं क्रिस चैपल की जगह पर। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी 10 प्रशांत द्वीप राष्ट्रों को सुरक्षा, पुलिसिंग और डेटा प्रबंधन पर व्यापक समझौते पर हस्ताक्षर करने की कोशिश कर रही है। यह चीन प्रशांत द्वीप देश साझा विकास विजन है और उस विजन को लागू करने के लिए यह चीन की 5 वर्षीय कार्य योजना है। ये दोनों दस्तावेज चीन के लिए बड़ी बात है। इतना ही, विदेश मंत्री वांग यी और उनका प्रतिनिधिमंडल वास्तव में इस सप्ताह व्यक्तिगत रूप से उन 7 देशों का दौरा कर रहा है। वो वस्तुतः अन्य 3 से भी मिल रहा है। चीन जिन 10 द्वीप राष्ट्रों को लुभाने की कोशिश कर रहा है उनमें शामिल हैं माइक्रोनेशिया के संघीय राज्य किरिबाती, पापुआ न्यू गिनी, सोलोमन द्वीप, वानुअतु, फिजी, टोंगा, समोआ, कुक आइलैंड्स और नियू। अब यह आपको आश्चर्यचकित कर सकता है, लेकिन ऐसे कई विवरण हैं जिन्हें चीन गुप्त रखने की कोशिश कर रहा है। वांग यी की द्वीप यात्राओं को कवर करने की कोशिश कर रहे पत्रकारों को अंधेरे में रखा जा रहा है। उदाहरण के लिए, अंतर्राष्ट्रीय आउटलेट्स के लिए सोलोमन द्वीप समूह के दौरे को कवर करने की मांग करने वाले पत्रकारों का कहना है कि उन्हें प्रेस कार्यक्रमों में भाग लेने से रोक दिया गया है, जबकि जिन पत्रकारों को प्रवेश की अनुमति दी गई है वे सवाल पूछने की क्षमता में बेहद सीमित हैं। हम यह जानते हैं कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ने उन 2 दस्तावेजों को ध्यान से लिखा है ताकि यह रेखांकित किया जा सके कि वे इन छोटे देशों से क्या चाहते हैं। एक चीज, वे चाहते हैं कि वहां कन्फ्यूशियस संस्थान स्थापित करें। कन्फ्यूशियस संस्थान मंदारिन भाषा पढ़ाते हैं और इसके साथ साथ कम्युनिस्ट पार्टी संस्कृति जैसे महत्वपूर्ण वाक्यांशों के साथ। कन्फ्यूशियस संस्थान बुरी खबर है और इन प्रशांत द्वीप राष्ट्रों को अब तक पता होना चाहिए। 2019 में कनाडा ने पहले ही चीन के कुछ कन्फ्यूशियस संस्थानों से छुटकारा पाना शुरू कर दिया था। इन कार्यक्रमों की चिंताओं के कारण मुक्त भाषण को शांत कर रहे थे और बीजिंग के राजनीतिक प्रभाव को बढ़ा रहे थे। और 2021 में अमेरिकी सीनेट ने एक बिल को मंजूरी दी जो कन्फ्यूशियस संस्थानों वाले स्कूलों के लिए संघीय वित्त पोषण को रोक देगा। लेकिन कन्फ्यूशियस संस्थान उन समझौतों में सबसे हल्की चिंता है। चीन के कॉमन डेवलपमेंट समझौते में साइबर स्पेस पर सहयोग पर भी चर्चा की गई है। यह कहता है कि यह शांति, सुरक्षा, खुलेपन, सहयोग और व्यवस्था की विशेषता वाले साइबर स्पेस में एक साझा भविष्य के साथ एक समुदाय बनाने का प्रयास करता है। अच्छा लगता है ना? लेकिन लाइनों के बीच पढ़ना, यह चीनी शासन के लिए इन देशों के दूरसंचार और इंटरनेट बुनियादी ढांचे के निर्माण में मदद करने का मार्ग प्रशस्त करता है। इनमें से बहुत से स्थानों को बेहतर इंटरनेट एक्सेस की आवश्यकता है। मुझे यकीन है कि हुआवेई मदद कर सकता है, और अगर कोई चीनी कंपनी किसी देश के सेल टावर और अंडरवाटर फाइबर ऑप्टिक केबल बनाती है तो अनुमान लगाएं कि क्या चीन उन्हें नियंत्रित करेगा। और इसका मतलब है कि चीन विवाद होने पर इंटरनेट काट सकता है। यह बहुत फायदा है। वैकल्पिक रूप से चीन अपने स्वयं के पहुंच बिंदुओं का उपयोग यह निगरानी करने के लिए कर सकता है कि लोग ऑनलाइन क्या कर रहे हैं या फोन पर क्या कह रहे हैं। मेरा मतलब है, जब आप पूरे देश को टैप करते हैं तो सिर्फ राष्ट्रपति का फोन क्यों टैप करें? बेशक चीन वादा करता है कि वो ऐसा नहीं करेगा, ठीक। और उसके ऊपर यह चीनी कम्युनिस्ट पार्टी को उन देशों के इंटरनेट के लिए संभावित रूप से कुछ नियम निर्धारित करने की अनुमति देगा। आप जानते हैं, शांति और सुरक्षा के लिए दुनिया में सबसे कम बोलने की आजादी वाले देश को अपना इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने देने में क्या गलत हो सकता है? समझौते में एक और चीज शामिल है जिसमें चीनी जहाजों को इन देशों के स्थानीय जल में मछली पकड़ने की अनुमति है। यह एक भयानक विचार है। चीन ऐसा इसलिए चाहता है क्योंकि चीन के आसपास के पानी में शायद ही कोई मछली बची हो। क्यों? अत्यधिक मछली पकड़ना और पर्यावरण संरक्षण का पूर्ण अभाव। इसलिए अब चीन इन समस्याओं को छोटे देशों को निर्यात करना चाहता है। या जैसा कि क्वार्ट्ज इतने सुंदर ढंग से कहते हैं, चीन ने खुद को अपने पानी से बाहर निकाला है, इसलिए चीनी मछुआरे अब अपनी छड़ें दूसरे देशों के समुद्रों में चिपका रहे हैं। समझौते के साथ चीन मत्स्य पालन के लिए संयुक्त रूप से एक समुद्री योजना विकसित करना चाहता है जिसमें प्रशांत के आकर्षक टूना कैच शामिल होंगे। अगर ऐसा होता है तो स्थानीय मछुआरे काम से बाहर हो जाएंगे। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि 1 दशक के भीतर चीनी ओवरफिशिंग वैसे भी सभी टूना को खत्म कर देगी। लेकिन अगर वो लोगों को विरोध करने की हद तक परेशान करता है तो कोई बात नहीं, क्योंकि चीन के प्रस्तावित समझौते में इन देशों की स्थानीय पुलिस को चीनी रणनीति में प्रशिक्षण देना भी शामिल है। मैं ब्रेक के बाद और समझाऊंगा। वापसी पर स्वागत है।
बीजिंग का चाइना पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज कॉमन डेवलपमेंट विजन हर देश के लोगों के लिए बुरी खबर होगी जो इस पर हस्ताक्षर करने के लिए पर्याप्त मूर्ख हैं। और एक कारण यह है कि इसमें चीन स्थानीय पुलिस को प्रशिक्षित करेगा। कोई गलती नहीं करना, यह कम्युनिटी पुलिसिंग का प्रशिक्षण नहीं है, यह आपातकालीन प्रतिक्रिया। यह नागरिकों की निगरानी के लिए और असहमति का दमन। मैं पहले से जानता हूं कि मुख्य भूमि चीनी प्रशिक्षण स्थानीय पुलिस के लिए क्या करता है। जब हम 2014 में हांगकांग में विरोध प्रदर्शन को कवर कर रहे थे, स्थानीय पुलिस विनम्र थी। विरोध के चरम के दौरान भी पुलिस की हिंसा असामान्य थी। 5 साल बाद हम वापस हांगकांग गए। अब तक हांगकांग पुलिस को चीन में ट्रेनिंग मिल चुकी थी और हो सकता है कि हांगकांग ने मुख्य भूमि के अधिकारियों को सीधे अपने बल में एकीकृत किया हो। इसलिए 2019 में हांगकांग पुलिस ने ऐसी हरकत की। वे पत्रकारों समेत सभी के आंसू गैस के गोले छोड़ रहे थे और निहत्थे प्रदर्शनकारियों से बकवास की पिटाई। जब आप हथौड़े से प्रशिक्षित होते हैं तो सबसे शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारी भी कीलों की तरह दिखने लगते हैं। अब कल्पना कीजिए कि आप एक छोटे से द्वीप राष्ट्र के नेता हैं और आपके पास इस तरह की चीनी प्रशिक्षित पुलिस है। जब लोग आपके खिलाफ जाने की कोशिश करेंगे तो आप क्या करने जा रहे हैं? या आप जानते हैं, जब वे आपके द्वीप पर चीन की मौजूदगी का विरोध करते हैं। और अगर यह इस समझौते को रोकने के लिए पर्याप्त कारण नहीं है तो चीनी कम्युनिस्ट पार्टी भी कुछ प्रशांत द्वीपों पर सैन्य ठिकाने बनाना चाहती है। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि वे जा रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि वे चाहते हैं। समझौते में कहा गया है कि चीन और प्रशांत द्वीप समूह पारंपरिक और गैर पारंपरिक सुरक्षा के क्षेत्र में आदान प्रदान और सहयोग को मजबूत करेंगे, जो भयानक रूप से अस्पष्ट है। और चीन कभी भी यह स्वीकार नहीं करेगा कि वो सैन्य ठिकाने बनाने की योजना बना रहा है। लेकिन पहले से ही सोलोमन द्वीप समूह के साथ चीन का गुप्त समझौता चीनी सेना और पुलिस को महत्वपूर्ण पहुंच प्रदान करता है। और जबकि सोलोमन द्वीप नेतृत्व ने कहा चीन सुरक्षा सौदे में वास्तविक सैन्य अड्डा शामिल नहीं होगा, इसका मतलब यह नहीं है कि यह लाइन के नीचे कुछ साल नहीं होगा, क्योंकि आखिरकार इस प्रस्तावित 10 राष्ट्र समझौते के साथ बीजिंग का व्यापक लक्ष्य प्रशांत क्षेत्र में धीरे धीरे पैर जमाना है। और सैन्य ठिकाने, भले ही उन्हें कुछ और कहा जाए, निश्चित रूप से मदद करेगा। यह आश्चर्यजनक नहीं है कि समझौतों के लिए इन छोटे देशों को अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में आंतरिक मामलों के गैर हस्तक्षेप सहित एक चीन सिद्धांत के चीन के संस्करण का पालन करने की आवश्यकता है। यह कोड है, जब चीनी शासन ताइवान पर हमला करता है, प्रशांत राष्ट्र खड़े होने के लिए सहमत होते हैं। और अस्पष्ट तरीके से लिखे जाने के कारण आप कल्पना कर सकते हैं कि यदि एक प्रशांत राष्ट्र, उदाहरण के लिए ताइवान की रक्षा करने वाले अमेरिकी सैनिकों को फिर से आपूर्ति करने में मदद करता है, तो इसे हस्तक्षेप कहा जाएगा। हालांकि अगर वे चीन को स्थानीय सैन्य अड्डा बनाने देते हैं तो यह निश्चित रूप से हस्तक्षेप नहीं है, यह शांति बनाए रखने के लिए है। तो बीजिंग के साथ इस समझौते पर हस्ताक्षर करने की सोच रहे किसी भी देश के लिए ऐसा मत करो। और यह सिर्फ मैं ही नहीं कह रहा हूं, यह बात फेडरेटेड स्टेट्स ऑफ माइक्रोनेशिया के राष्ट्रपति भी कह रहे हैं। राष्ट्रपति डेविड पेनुएलो ने अपने साथी द्वीप नेताओं को यह पत्र भेजा, उन्हें इस पर हस्ताक्षर न करने की चेतावनी दी। वह सामान्य विकास समझौते को एक बड़े एजेंडे के लिए एक स्मोक स्क्रीन कहते हैं, जो एक नए शीत युद्ध के युग को सबसे अच्छे से और एक विश्व युद्ध को सबसे खराब तरीके से लाने की धमकी देता है। उनका कहना है कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के समझौते प्रशांत द्वीप राष्ट्रों को उनकी कक्षा में स्थानांतरित करने का एक प्रयास है, आंतरिक रूप से हमारी पूरी अर्थव्यवस्थाओं और समाजों को उनसे बांधते हुए। भाव, हमारे संचार बुनियादी ढांचे, हमारे महासागर क्षेत्र और उनके भीतर के संसाधनों पर चीनी नियंत्रण और हमारी संप्रभुता पर प्रभाव के अलावा हमारे सुरक्षा स्थान, यह है कि यह संभावनाओं को बढ़ाता है जिस दिन बीजिंग ताइवान पर आक्रमण करने का फैसला करता है, उस दिन ऑस्ट्रेलिया, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका और न्यूजीलैंड के साथ चीन का संघर्ष हो रहा है। यह उस देश के राष्ट्रपति की ओर से है जिसका चीन के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध है और संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ एक सुरक्षा समझौता भी है। उसे वर्षों तक भटकना पड़ा। वो समझता है कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी क्या करने की कोशिश कर रही है और इसलिए वो अन्य देशों को चेतावनी दे रहा है, समझौतों पर हस्ताक्षर न करें। अब मैं समझता हूं कि संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड इनमें से बहुत से द्वीपों के लिए सबसे अच्छे भागीदार नहीं रहे हैं। उनकी विकास संबंधी जरूरतों की उपेक्षा की गई है, इसलिए उन्होंने तेजी से समर्थन के लिए चीन की ओर देखा है। लेकिन अगर विकास की कीमत एक ऐसे शासन के अनुकूल है जो लाखों जातीय अल्पसंख्यकों को श्रमिक शिविरों में रखता है और रेप को ट्यूरे के रूप में इस्तेमाल करता है, मैं यहाँ केवल एक अंक पर जाने वाला हूँ और भविष्यवाणी करता हूँ कि यह छोटे, रिक्शाहीन द्वीप राष्ट्रों के लिए अच्छा अंत नहीं होने वाला है।
और हमारे सभी अद्भुत प्रशंसकों के लिए धन्यवाद के रूप में जो चीन को बिना सेंसर 50% आर्मी का समर्थन करते हैं, मैं पेट्रियन पर आप में से एक के एक प्रश्न का उत्तर देने जा रहा हूं। जॉन पैट्रिक कहते हैं, कृपया हाल के ऑस्ट्रेलियाई चुनावों पर टिप्पणी करें। मैं इस बात को लेकर असमंजस में हूं कि विजेता चीन समर्थक हैं या चीन के खिलाफ। महान सवाल, जॉन। तो ऑस्ट्रेलिया में दो प्रमुख राजनीतिक दल हैं, लेबर पार्टी जो प्रगतिशील है और लिबरल पार्टी जो रूढ़िवादी है। यदि आप अमेरिकी हैं तो इसे ऐसे समझें जैसे लेबर पार्टी डेमोक्रेट है और लिबरल पार्टी रिपब्लिकन है। यह बिल्कुल सही नहीं है, लेकिन आपको यह विचार मिलता है। पिछले चुनाव में लेबर पार्टी को ज्यादा सीटें मिली थीं। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि ऑस्ट्रेलियाई सरकार चीन के साथ तालमेल बिठाने जा रही है, जैसा कि उन्होंने तब किया था जब लेबर पार्टी एक दशक पहले पूर्व प्रधानमंत्री केविन रुड के अधीन थी? जरूरी नहीं। ऐसा इसलिए है क्योंकि पूरा राजनीतिक माहौल बदल गया है। यहाँ पिछले हफ्ते बड़ी क्वाड बैठक में लेबर पार्टी के नए प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज हैं। यह विशेष रूप से चीन का मुकाबला करने के उद्देश्य से एक गठबंधन है। पिछले 2 वर्षों में चीन के चुनावी हस्तक्षेप, साथ ही कोविड के दौरान उसके व्यापार युद्ध ने ऑस्ट्रेलियाई लोगों को राजनीतिक स्पेक्ट्रम में बीजिंग के प्रभाव से अधिक सावधान कर दिया है। तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि उन्होंने प्रेस से यह कहा, यह चीन है जो बदल गया है, ऑस्ट्रेलिया नहीं। और ऑस्ट्रेलिया को हमेशा अपने मूल्यों के लिए खड़ा होना चाहिए और हम जिस सरकार का नेतृत्व करते हैं उसमें हम रहेंगे। इसलिए जबकि अतीत में लेबर पार्टी लिबरल पार्टी की तुलना में चीन के करीब रही है, कम से कम अभी के लिए यह एक सख्त रुख अपना रही है। आपके प्रश्न के लिए धन्यवाद। और क्राउडफंडिंग वेबसाइट पेट्रियन के माध्यम से चीन को बिना सेंसर किए $1 या उससे अधिक का योगदान करने वाले सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। patreon.com/China Uncensored पर और जानें। हमारे पेज को देखें और जब आप शामिल होंगे तो आपको कुछ शानदार सुविधाएं मिलेंगी। एक बार फिर मैं मैट गनीजा हूं। देखने के लिए धन्यवाद।